बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से करवाते हैं जिसने सऊदी अरेबिया में अपने कैरियर का आगाज़ एज ए ड्राइवर किया और आज वो सऊदी अरेबिया में मल्टी बिजनेसेस चला रहे हैं। सऊदी अरेबिया की प्रीमियम रेजिडेंसी भी हासिल कर चुके हैं। तो मेरी मुराद सफ़ीउल्लाह भाई अल मारूफ सफ़ी भाई हैं। लोग हैं जो अक्सर अकामे के मसाइल के शिकार रहते हैं, काम एक्सपायर हो गया, हरूब लग गया, सैलरीज नहीं मिल रही। तो क्या आपको भी स्टार्ट में ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा? अच्छा, ये आपका जो सफ़र है एक ड्राइवर से लेकर प्रीमियम रेजिडेंसी तक, इसके दरमियान टोटल कितना डिस्टेंस है, कितने सालों का फासला है? तो आपने जब ये सोशल मीडिया पे आए तो आपने बाकायदा इसको एक प्रोफेशन बनाया, फिर आगे बढ़े, तो क्या फैमिली सपोर्ट भी आपके साथ थी? सदका वगैरह ये चीज़ें है ना, ये हालात बदल देते हैं। क्योंकि मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वास्ता है तो वो ज़्यादातर जो है ना वो प्रदेश छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो फंसे होते हैं, वो प्रदेश छोड़ नहीं सकते। मतलब एक अमाउंट ऐसा हो कि वो साइड पे रख के किसी को भी उसके बारे में ना बताए। आपकी प्रायोरिटी क्या है, पैसा या शोहरत? अगर मैं आपसे एक दिन के लिए आपका मोबाइल जब्त कर लूं तो आप बिज़नेस के बारे में परेशान होंगे या फिर सोशल मीडिया के बारे में? क्या एक दिन के लिए आप अपने रेस्टोरेंट पे एज ए वेटर काम कर सकते हैं? सफ़ी भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के स्पेशल इस बैठक के लिए आपने सारे कारोबार, सारे काम एक साइड पे रख के हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका कबीर भाई कि आपने सोचा कि यार सफ़ी भाई के साथ। अच्छा सफ़ी भाई, जो पहला सवाल है ना मेरा, वो पहला सवाल बहुत अहम है। हर बंदा जब सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेता है, कहीं दूसरे मुल्क जाने का सोचता है, तो वो कुछ अपने आँखों में ना ख्वाब सजा के निकलता है। तो जब आपने पहली बार वीज़ा लिया था सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि माशाल्लाह आपका तारफ़ जो है वो लंबा चौड़ा करवाने की ज़रूरत भी नहीं है और इंट्रो में मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो जब आपने सऊदी अरेबिया का वीज़ा लिया तो आपने भी कुछ ख्वाब सोचे होंगे, तो क्या वो ख्वाब थे? कबीर भाई बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन जिस टाइम मैं सऊदी अरब आ रहा था तो उस टाइम उम्र भी इतना नहीं था और भाई ने सारी चीज़ें अरेंज किए थे। बड़े भाई ने ऑलरेडी मेरे से जो सबसे बड़ा था उसने अरेंज किए थे और एक और बड़ा भाई जो मेरा है वो ऑलरेडी सऊदी अरब में था। तो उस टाइम मुझे ये चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही थी कि मेरा क्या मिशन है, किस मिशन से जा रहा हूँ, लेकिन बड़े भाई ने भेजा कि भाई आप सऊदीया जाओ तो बेहतर है। तो फिर आया, यकीन माने कि कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मतलब पहले जैसे बंदे का मिशन होता है कि यार जाना है, घर बनाना है या कारोबार शुरू करना है, मतलब कुछ भी नहीं था, कोई भी सोच नहीं था। अच्छा, सबसे पहले आपने कंपनी में क्या काम किया? आपके पास कंपनी का वीज़ा था, कंपनी में आपने क्या काम किया? जॉब आपकी क्या थी और आपकी सैलरी उस वक्त क्या थी? ये भी अच्छा सवाल है कबीर भाई। मेरी जो जॉब पोजीशन थी, मैं ड्राइवर वीज़ा पे आया था और फिर जो कंपनी में है वो एक रेंटे कार कंपनी था, तो वहाँ पे गाड़ियाँ हम रेंट करते थे। गाड़ियों की जो पेपर्स बनाने होते हैं वो बनाता था और अक्सर औकात गाड़ी बाहर ले जाके अंदर ले आके वो भी होना था। एयरपोर्ट पे जो है वो हमारी ड्यूटी होती थी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, मैं सवालात सारे मुख्तसर कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सारे सवालात मुझे आपसे पूछने हैं आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, आपकी जो सऊदी अरेबिया की जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, यानी एक ड्राइवर से लेकर एक प्रीमियम रेजिडेंसी तक, एक बिज़नेसमैन तक, बहुत सारे क्योंकि दरमियान में सवालात हैं, तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि शॉर्ट करेंगे। अगला जो सवाल है, सऊदी अरेबिया के अंदर रहने वाले लोग हैं जो अक्सर अकामे के मसाइल के शिकार रहते हैं, काम एक्सपायर हो गया, हरूब लग गया, सैलरीज नहीं मिल रही, तो क्या आपको भी स्टार्ट में ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा? नहीं, मैंने इससे अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस है, लेकिन इससे पहले मैं जिस कंपनी में आया था तो 7-8 साल एक ही साथ उसी कंपनी में मैंने गुजारे थे और जो इकामा था अपना वो कंपनी के ऊपर था, तो इन मुश्किलात का हमें कोई सामना नहीं करना पड़ा। चले माशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल आप मिस कर गए, मैंने आपसे सैलरी पूछी थी कि आपकी पहली सैलरी क्या थी सऊदी अरेबिया? स्टार्टिंग सैलरी जो मेरी थी वो 1200 रियाल थी। माशाल्लाह। अच्छा, सऊदी अरेबिया में रह के सबसे मुश्किल वक्त आप पे कौन सा आया? कभी ऐसा लगा कि यार इतना मुश्किल वक्त आ गया, अब तो यार मैं ना टूट गया हूँ, अभी वापस चला जाऊँ तो बेहतर है?
ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वक़्त नहीं आया, लेकिन जब कोई कंपनी में होते हैं तो कंपनी में जब मुदीरों से थोड़ा डांट वगैरह पड़ता है ना, अक्सर औकात यहाँ पर वो अरबी ज़ुबान के, जब शुरुआत में अरबी समझ में नहीं आती तो वो अगर काम का भी बोलते हैं तो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तो बंदे को बहुत बुरा लगता है यार, अपने मुल्क का एहसास होता है कि यार ये क्या हो रहा है, बस जस्ट छोटा मोटा वो हुआ है। वैसे भी बंदे को अरबी ना आती हो तो अगर कोई सामने वाला बंदा थोड़ा सा अरबी में ज़्यादा ही बोल जाए तो बंदे को लगता है मेरी बेइज्जती हो रही है। जी जी, उस टाइम असल में वो मसरी भी होते हैं ना, मसरियों का वैसे भी सऊदियों की बनिस्बत आवाज़ थोड़ा सा ऊंचा होता है और ज़ोर से बोलते हैं, तो एक टाइम उसमें मुझे थोड़ा बहुत याद है कि ऐसा हुआ था, थोड़ा बहुत अफसोस कि यार ये क्या सिस्टम चल रहा है कि सारा कुछ हो भी रहा है और ये किस मतलब लहजे से बात कर रहे हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, माशाल्लाह जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए एक मिसाल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। यकीनन इसके पीछे लक नहीं होती हमेशा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार किस्मत नहीं, किस्मत अपनी जगह पे मौजूद होती है लेकिन उसके पीछे मेहनत भी ज़रूरत होती है। तो आप माशाल्लाह एक ही टाइम पे इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया को भी मैनेज करते हैं, आप माशाल्लाह अलमुनाल परफ्यूम को भी साथ चला रहे हैं, अलमुनाल ट्रैवल एजेंसी भी है, अलमुनार रेस्टोरेंट भी हैं, इसके साथ हो सकता है कोई और भी हो, और इतने सारे काम एक साथ कैसे आप कर लेते हैं? हमारा तो माइंड सिर्फ एक काम पे जाता है, दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। जो पाकिस्तानी है सऊदी अरेबिया के अंदर या बैरून मुल्क दूसरे ममालिक में, तो वो जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ जॉब को ही सोचते रहते हैं और दूसरी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो ये सारे काम एक ही टाइम में आप कैसे मैनेज करते हैं? कबीर भाई, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया। यकीनन ये बड़ा मुश्किल है मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज करना, लेकिन जैसे जैसे आप बिजनेसेस में मतलब और एंटर होते जाते हैं तो आपके लिए मतलब वो इजी होता जाता है। मतलब जैसे अभी हमारा परफ्यूम का है, ट्रैवल का है और रेस्टोरेंट्स है, तो पहले तो मैं अकेले था, फिर भाई था साथ में, फिर जो हमारा अभी एक टीम बना हुआ है, तो सारी चीज़ें मैं मतलब निगरानी तो करता हूँ ऊपर, लेकिन ज़्यादा चीज़ें जो है वो जो हमने बंदे रखे हुए उनका हमारे साथ टाइम हुआ तो वो खुद सारी चीज़ें संभाल लेते, तो हमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने एक बात की है किस्मत की। बहुत सारे लोग ना किस्मत का रोना रोते हैं, तो किस्मत के साथ दूसरी जो चीज़ होती है बहुत अहम होती है मेहनत। तो कितनी मेहनत एक ओवरसीज़ को कितनी करनी पड़ती है, या आपने कितनी मेहनत की है? आपको क्या लगता है कि जो आपने मेहनत पहले की है, क्योंकि स्टार्टअप मुश्किल होता है, तो क्या आज की डेट में भी आप उतनी ही मेहनत कर रहे हैं या अभी फिर सिर्फ टीम मैनेजमेंट है? कबीर भाई, मेरे दिल का सवाल किया आपने। अक्सर औकात लोग देखते हैं कि प्लाना यार ये चीज़ें कर रहे हैं, अब लोग देखते होंगे कि यार इनकी बिजनेसेस है, इनका लाइफस्टाइल अच्छा है, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन इन चीज़ों के पीछे का जो मेहनत है ना वो बहुत कम लोगों को नज़र आ रहा होता है, और उन लोगों को सही से मालूम होता है जो खुद बिजनेसमैन होते हैं, जिन्होंने इतना मेहनत किया होता है। ये नहीं है कि बने बनाई ये सारी चीज़ें हमें मिली, जितना मेहनत पहले किया था अभी उससे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। और यकीन माने, जब पहले सारे अभी जो ये बिज़नेस है सारा जो क्रेडिट है वो सोशल मीडिया को है, सोशल मीडिया की वजह से ही बने हैं मेरे बिजनेसेस, लेकिन सोशल मीडिया के लिए मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है। उस टाइम यकीन माने दोस्त कह रहे थे कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या क्या चीज़ पे लगा हुआ है, और आज वही दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह यार के सराह रहे हैं कि वाकई आपने बना लिया कुछ। अच्छा, कहीं बाज़ार में मार्केट में घूमते फिरते कोई एक नया बंदा आपको मिलता है और वो अचानक से आके पूछता है कि भाई आप वही हो ना जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, तो फिर कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है। फिर तो मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत किया ना मतलब वो उसका पल मुझे मिल गया। बहुत खुशी होती है। बहुत सारे प्यारे परदेसी भाई मिलते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और दुआ सलाम करते हैं। मतलब उनको भी बहुत खुशी होती है जब मिलते हैं, उनके जो तासुरात होते हैं उनसे हमें अंदाज़ा होता है, तो उससे कई ज़्यादा मैं खुश होता हूँ। अच्छा, ये आपका जो सफ़र है एक ड्राइवर से लेकर प्रीमियम रेजिडेंसी तक, इसके दरमियान टोटल कितना डिस्टेंस है, कितने सालों का फासला है? तकरीबन 12 साल। 12 साल। अच्छा, मैं एक अपनी तरफ से पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूँ कि सऊदी अरेबिया के अंदर या इसके अलावा गल्फ़ या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर लोगों की बड़ी तादाद है। मैं पिछले दिनों मैंने एक सर्वे किया था अपने यूट्यूब चैनल पे ही, तो वहाँ पे मुझे जाके पता चला कि जो 45% लोग हैं उनको 10 साल से ज़्यादा सऊदी अरेबिया में टाइम गुजर चुका है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं कि वो सफ़ी
جو 12 سال پہلے تھا اور آج کا صفی، دونوں میں نیچرلی اور فائنینشلی کیا فرق ہے؟ نیچرلی تو مطلب فرق اتنا نہیں ہے جیسے پہلے تھا، جیسا سوچ وغیرہ آج بھی وہی ہے، بلکہ اس سے کئی بہتر ہے اور اچھے نیت کے ساتھ، اور فائنینشلی تو بہت چینج ہو چکا ہے۔ نہیں، تھوڑا بہت تو ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ جب خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ بالکل، لیکن جو مطلب اس ٹائم سوچ تھا یا پھر ایک نیت تھا کہ اللہ اگر ہمیں ان چیزوں سے نوازے تو میں بھی مطلب وہ کروں گا، تو الحمدللہ مطلب وہ سوچ ابھی بھی ہے، نیک سوچ ہے۔ خاص کر سوشل میڈیا پہ تو زیادہ نہیں بتانے چاہیے، لیکن جو مطلب غریبوں کا مدد کرنا وغیرہ اس طریقے سے، جی وہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے، اللہ دیتا بھی پھر بے حساب دیتا ہے۔ اچھا، زندگی کے اندر چلیں، آپ پہلے ایک ڈرائیور کے ویزے پہ آئے، پھر جیسے آپ کا ٹائم گزرتا گیا تو آپ نے سوشل میڈیا پہ جب محنت کی تو پھر کون سا ٹائم آیا کہ آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا اور ایک ہمت آئی؟ کیونکہ ہمت کوئی بھی نہیں کر سکتا، پیسہ لوگ بنا لیتے ہیں، ٹائم بھی گزار لیتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اندر جذبات ضرور موجود ہوتے ہیں، لیکن بندہ ہمت نہیں کر پاتا، سٹیپ نہیں اٹھا پاتا۔ تو آپ کا وہ کون سا ٹائم تھا کہ جب آپ نے سوچا کہ یار چھوڑو جاب کو اور اب دوسری طرف چلتے ہیں، آگے کی طرف قدم اٹھاتے ہیں؟ کبیر بھائی، جب سوشل میڈیا ہم نے شروع کیا، شروعات میں تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ یار اس سے اتنے پیسے آئیں گے، ہم بھی اتنے وغیرہ کمائیں گے، بس ایک شوق سا تھا، ویڈیوز کا ایک شوق سا تھا وغیرہ۔ تو الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی اس میں، ہم نے بھی بہت محنت کیا، چھوڑا نہیں۔ اور جب مجھے لگا کہ بھائی اب ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے اتنا آ رہا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا کو فل ٹائم دینا چاہیے، تو اس ٹائم یہ فیصلہ پھر کیا اور الحمدللہ اللہ نے مزید کامیابی عطا فرمائی۔ اچھا، سوشل میڈیا کے حوالے سے سعودی عربیہ میں بہت زیادہ لوگوں میں نا تھوڑا سا اندر خوف و ہراس کہہ لیں یا ایک ڈر ہوتا ہے کہ یار سعودی عربیہ کے اندر سوشل میڈیا استعمال کرنا اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ زیرو سے لے کر ہیرو تک سوشل میڈیا پہ ہی آئے ہیں نا، سارا کچھ سوشل میڈیا پہ ہی بنا ہے، تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو دھیان میں رکھ کے بندہ سعودی عربیہ میں سوشل میڈیا پہ گرو کر سکتا ہے جس طرح ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے؟ بالکل کبیر بھائی، آپ بھی سعودی عرب کی معلومات شیئر کرتے ہیں، آپ کو بھی علم ہے، اور یہاں پہ قانون ہے، بس قانون کا خیال رکھنا ہوتا ہے، باقی آپ سوشل میڈیا یوز کریں، جو چیزیں منع ہے تو وہ نہ کریں، ایسے خلاف ورزیاں نہیں کرنی چاہیے جو کل کو بندے کے لیے مصیبت بن جائے۔ آپ کو پتہ ہے میں کسی بھی سیاسی موضوع کو یا پھر ایسی چیزوں کو نہیں چھیڑتا، کیونکہ سعودی عرب ہے، ممنوع ہے ایسے چیزیں وغیرہ، تو اسی لیے مطلب جو معلومات ہوتی ہے اپنے پردیسیوں کو دے دیتا ہوں، تو اس میں کوئی وائلیشن والی ویڈیوز وغیرہ ہم نہیں بناتے، تو اس وجہ سے الحمدللہ کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ اور سعودی عرب میں سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے لوگوں کو ان مسائلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ اکثر اوقات وہ ایسے وائلیشن کر دیتے ہیں۔ اچھا، آپ نے جب جاب چھوڑنے کا سوچا اور آپ نے سوچا کہ چلیں گے اپنے کام کی طرف جاتے ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا پہ اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ جب سوشل میڈیا کی آج بھی بات کی جائے، اگر عام کسی بندے سے، پاکستانی سے کسی سے بھی بات کریں گے تو وہ بندہ جو سوشل میڈیا کی بات کرتا ہے زیادہ تر لوگ اسے فضول، بے وقوف اور اس طرح کے سمجھتے ہیں کہ یار بندہ مطلب وہ ایسے ایسے کرنے والا ہی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ سوشل میڈیا پہ آئے تو آپ نے باقاعدہ اس کو ایک پروفیشن بنایا، پھر آگے بڑھے، تو کیا فیملی سپورٹ بھی آپ کے ساتھ تھی اس وقت؟ فیملی کو تو پتہ ہی نہیں تھی، بہت ٹائم تک، کافی عرصے تک ان کو پتہ نہیں تھی۔ میں کیونکہ جو جاب کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم یہ بھی کر رہا تھا، تو بہت ٹائم بعد جب ویڈیوز زیادہ وائرل ہوئی پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ ویڈیوز یہی بنا رہے ہیں۔ نہیں، میں نے یہ سوال اصل میں پوچھا ہے کہ جب آپ نے سوشل میڈیا پہ آ کے پھر اپنی جاب چھوڑ کے آگے بزنس کی طرف جانے کا سوچا، تو اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یار آپ جاب چھوڑ دیں گے تو بے روزگار ہو جائیں گے، لگی لگائی جاب ہے تو کیوں نقصان کرتے ہیں؟ نہیں، کسی نے نہیں بتایا۔ دراصل میں نے فیملی کو بتایا تھا نا، فیملی کو کہا تھا کہ جو سیلری ہے، جو انکم ہے سوشل میڈیا کا، میں نے ان کو بتایا تھا، تو اس وجہ سے وہاں سے کوئی پھر ایسے وہ نہیں ہوا کہ یار آپ نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو آج کس نام سے پکاروں، صفی ڈرائیور یا صفی بزنس مین؟ جس بھی نام سے آپ ہمیں بلا سکتے ہیں۔ ڈرائیور کا ہمارا پیشہ تھا، مطلب جس کام پہ میں آیا تھا، اور پھر میں ایئرپورٹ پہ تھا، جو جب سے پھر سعودیائزیشن شروع ہوا
تو ایئرپورٹ میں اندر اکثر اوقات بیٹھتے تھے کاؤنٹر پہ, تو وہاں سے پھر غیر ملکیوں کو ہٹایا گیا, پھر ہم گاڑیاں چیک کرتے تھے. مطلب بہت جدوجہد کیا ہے ہم نے. آپ مطلب صفی اللہ, میں تو یہاں پر اکثر اوقات لوگ ملتے تو کوئی بھائی سر بھی بول دیتے ہیں, میں کہتا ہوں یار آپ مجھے صفی بھائی بولیں. اچھا, صفی بھائی کی کوئی ایک ایسی خوبی جو میں اپنا لوں اور میں بھی صفی بھائی کی طرح ایک کامیاب بزنس مین بن جاؤں. کامیاب بزنس مین تو مطلب محنت کرنا ہوتا ہے, برکت اللہ ڈالتے ہیں اس میں. بس یہ ہے کہ اللہ اگر آپ کو دے, آپ کو نوازے, تو آپ اللہ کے جو لوگ ہیں جو غریب ہے تو ان کا بھی خیال ضرور رکھا کرے. صدقہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں نا, یہ حالات بدل دیتے ہیں. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اچھا, سعودی عربیہ میں رہ کے اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کیا عربی جو ہے زبان وہ انتہائی ضروری ہے, اور آپ کس حد تک عربی کو سمجھتے ہیں اور بول لیتے ہیں؟ کیا سعودی, کیونکہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ پریمیم ریزیڈنسی ہے تو سعودیوں کے ساتھ تو واسطہ آپ کا زیادہ پڑتا ہے. ہمیں تو صرف یلا سورا تال شویا انتظار ہمیں پتہ ہے, لیکن آپ کا تو کیونکہ بزنس ہے تو پھر ان کے ساتھ بات چیت کرنا, تو وہاں پہ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ عربی کا ایشو آتا ہے. نہیں, عربی کا کوئی ایشو ہمیں نہیں آتا ہے یہاں پہ. جو نارملی جیسے آپ نے کہا کہ نارملی ہم بول لیتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے. باقی یہاں پر ساری چیزیں مطلب بزنس ہے ابھی یہاں پہ, تو بزنس پہ جو بندے ہم نے بٹھائے ان کو بھی تھوڑا بہت عربی آتی ہے. جب کسٹمر آتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں, زیادہ کچھ تو ان کے ساتھ بولنا نہیں پڑتا. باقی جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہوئی وہاں پر تھوڑا بہت بولنا پڑتا ہے, نہیں تو اس میں پھر بھی اپنے جو یہاں پر ایجنسیز ہے وہ مطلب ہیلپ کر دیتے ہیں. کسی چیز میں رکاوٹ ہو, معلوم نہیں ہو معلومات یا پھر وغیرہ, تو وہ کر دیتے ہیں, ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ ہر اوورسیز پاکستانی, کیونکہ میرا اوورسیز پاکستانیوں سے وابستہ ہے, تو وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ پردیس چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جا کے وہ پھنسے ہوتے ہیں, وہ پردیس چھوڑ نہیں سکتے. یا تو وہ اتنا بزنس بنائیں جس طرح آپ نے ماشاءاللہ بنایا کہ ابھی آپ جب چاہیں آپ کا دل کرے آپ پاکستان چلے جائیں, جب چاہیں سعودی آ جائیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ آپ کو چھٹی لگوانا ہے, نہ آپ کو کسی قسم کا کفیل کا کوئی بات چیت کرنا, چھٹی کی بات کرنی. تو پاکستانیوں کی وہ کون سی ایسی غلطی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ غلطی چھوڑ دیں تو وہ یا سعودی عربیہ میں سیٹل ہو سکتے ہیں یا پھر وہ اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بھائی ہیں, چاہے ان کی جتنی بھی سیلری ہو, سیونگ ان کے لیے بہت ضروری ہے, تاکہ وہ سیونگ کرے. مطلب ایک اماؤنٹ ایسا ہو کہ وہ سائڈ پہ رکھ کے کسی کو بھی اس کے بارے میں نہ بتائے, کیونکہ لاسٹ میں جا کے ان کو مطلب یہ اماؤنٹ ہیلپ کرے گا. اپنی بیوی کو بھی نہ بتائے, کیا آپ نے ایسا کیا تھا؟ نہیں, ہم نے ایسا نہیں کیا تھا. مشورے لوگوں نے بہت دیے تھے. اس ٹائم جب شروعات میں میری سیلری آتی تھی بڑے بھائی کو ہی دے دیتا, وہی سارا سیٹل کرتا. کوئی یہ نہیں تھا کہ بھائی فائنینشلی حالات خراب تھے یا وغیرہ, تو سارا بھائی وہی کرتا. لیکن بتایا تھا اس ٹائم کچھ بندوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مطلب یہاں پر اگر آپ کی سیلری 1500 ہے تو 200-300 مطلب کم کر کے ان کو بتاؤ, اور یہ 200-300 مطلب بچا کے رکھو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر لاکھوں روپے کا فارمولہ آپ نے دے دیا ماشاءاللہ. ہر جگہ پہ نا ہر بندہ, چاہے وہ کتنا بھی دیندار ہو, کتنا بھی دنیا دار ہو, بزنس مین ہو, غریب, چھوٹا, بڑا, امیر, ہر بندے کے نا ہیٹرز موجود ہوتے ہیں. لورز بھی ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف ہیٹرز بھی ہوتے ہیں. تو لورز کو تو ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے, تو ہیٹرز کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ راستہ بدل لیتے ہیں یا ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کبیر بھائی, ہم ایسا کچھ کرتے نہیں ہے کہ کوئی ہیٹر بنے, لیکن آپ کی بات کے ہر بندے کے ہوتے ہیں ہیٹر. تو کمنٹسوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. کچھ لوگ اکثر ہمارے اوپر یہی تنقید ہوتا ہے زیادہ تر کہ خبر ہم جب اپلوڈ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, نیچے کمنٹ میں آتے ہیں کہ جھوٹی خبر ہے, پیک خبر ہے, وائرل ہونے کے لیے ایسا بتا رہے ہیں وغیرہ. تو جو سمجھدار ہے الحمدللہ بہت سارے بھائی جو ہے وہ سراہتے بھی ہے کہ یار مطلب ماشاءاللہ آپ بہت صحیح خبر دیتے ہیں, اور الحمدللہ کسی نے ابھی تک کوئی ثابت نہیں کیا ہے کہ میں نے کوئی غلط خبر دی ہو. اور یہ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ کچھ لوگ جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے مطلب ہم پہ اعتراض کیا تھا اور بعد میں آ کے معذرت بھی کیا ہے, کیونکہ جس ٹائم نیا قانون آتا ہے شروعات میں آپ کو پتہ ہے جب 50,000 ہزار جرمانے ہوتے تھے, لوگ کہتے ہیں یار کہ یہ کہاں سے لوگ دیں گے, لیکن اب تو ملین کی جرمانے. اب لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یار سعودی عرب میں قانون ہے, یہ سسٹم ہے, یہ ہے وہ ہے, عادت پڑ گیا. پہلے میں بہت زیادہ یہ
हिट मिलता था। अच्छा सफ़ी भाई, थोड़े से ना मुख्तसर सवालात पे आ जाते हैं जो आपके ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक़ भी हो सकते हैं। अच्छा, सबसे शॉर्ट आंसर आप करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, पैसा या शोहरत? मुश्किल सवाल है कबीर भाई। पैसा नहीं, या होता है ना बंदे को अंदर से कुछ हो रहा होता है कि यार ये चीज जो है ना ये बहुत अहम है। शोहरत। शोहरत अच्छी चीज़ है, शोहरत हो तो पैसा आ जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल, आप माशाल्लाह अपने अलमुनाल परफ्यूम के जब आप माशाल्लाह इनामात तकसीम करते हैं, कुरानंदाज़ी करते हैं, तो मैंने आपको देखा है कि माशाल्लाह आप उसमें गाड़ियाँ भी डाल देते हो इनामात में। तो आपके पास ज़ाती इस्तेमाल में कौन सी गाड़ी है? कबीर भाई, गाड़ी का हमने पहले किया था, उसके बाद दोबारा गाड़ियाँ नहीं डाली, कैश रकम ही डाले। और ज़ाती इस्तेमाल के लिए मेरे पास इलंत्रा है। अच्छा, कोई आपकी ऐसी आदत, बंदे को ना बचपन में या पिछली ज़िंदगी में कुछ ऐसी बाज़-औक़ात बंदा गलती करता है या कोई ऐसा काम करता है, बाद में इस लेवल पे आके बंदा सोचता है कि मतलब ख़ुद पे भी हंसता है बंदा, कोई ऐसी आदत कोई आपकी जो आपको आज भी कहती हो कि यार आप पता नहीं क्या थे यार, क्या करते थे? एक टाइम ऐसा हुआ था, बस दोस्तों के साथ वो गेमिंग में लग गया था, पबजी में। उस पे अफसोस हो रहा है, इसके अलावा किसी और चीज़ पे नहीं, कि उस पे मैंने क्यों इतना टाइम बर्बाद किया। अल्लाह अकबर, ये तो एक बड़ी तादाद है जो गेमिंग पे लगी हुई है, एक बड़ी तादाद है जो टिकटॉक की स्क्रॉलिंग पे लगी हुई है, एक बड़ी तादाद है जो अपने लाइक्स और कमेंट्स और शेयरिंग को गिन गिन के देख देख के खुश होते रहते हैं। मैंने दोस्त को भी यहाँ लेके आया ना, तो वो भी करता था, वो भी अभी यही सोच रहे हैं कि यार उस टाइम हम क्या कर रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, अगर मैं आपसे एक दिन के लिए आपका मोबाइल ज़ब्त कर लूं तो आप बिज़नेस के बारे में परेशान होंगे या फिर सोशल मीडिया के बारे में? बिजनेस के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में नहीं, बिजनेस के बारे में। अच्छा, अगर आपके रेस्टोरेंट पे वेटर छुट्टी कर जाता है, आपको वेटर नहीं मिलता, तो क्या एक दिन के लिए आप अपने रेस्टोरेंट पे एज ए वेटर काम कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अमला बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई एक आधियात बंदा छुट्टी कर भी ले तो बाकी बंदे उनका काम मैनेज कर लेते हैं। चले माशाल्लाह, यानी आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। काम में क्या शर्म है भाई, काम में शर्म नहीं करना चाहिए। और यही चीज़ आपको माशाल्लाह यहाँ तक लेके आई है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि छोटा काम जो होता है वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इज़्ज़त ख़राब होती है, हम हाजी साहब हैं। अच्छा, अगर आपको आज चांस दे दिया जाए कि आप 12 साल रिवर्स चले जाएं और एक नए वीज़ा पे सऊदी अरेबिया में पहली बार आएँ, तो जो इस पूरे 12 साल में आपने गलतियां की हैं आप दोबारा ना करें, तो क्या ऐसा करने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप समझते हैं कि अगर मैं उस वक्त मुझे इन चीज़ों की समझ होती तो आज मैं कहीं और होता? नहीं, अभी जैसे हूँ शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सवाल, अगर आपको एक दिन के लिए सफ़ीर पाकिस्तान बना दिए जाए तो सऊदी अरेबिया के अंदर रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए आप क्या करेंगे? कबीर भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, तमाम तर परदेशियों के लिए आपने ये सवाल किया। यकीन माने यहाँ पर परदेशियों को बहुत सारे मुश्किलात दरपेश होते हैं, कानून भी है यहाँ पर, लेकिन उनको सपोर्ट भी चाहिए होते हैं। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो आप भी जानते हैं कि करना चाहिए। अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मदद करना चाहिए, हर एक परेशानी सुनना चाहिए। मैं यही करूँगा। बस मुझे सफ़ीर पाकिस्तान तो क्या कि पाकिस्तानी एम्बेसी में कोई बड़ा पावर मिल जाए ना, कि मुझे ये इख्तियार हो कि भाई आप करें, तो मतलब मैं करूँगा। चले माशाल्लाह। अच्छा, एक अपना आपका जो प्रीमियम रेजिडेंसी का जो एक्सपीरियंस है, ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास सऊदी अरेबिया में रह के पैसा भी है, तालीम भी है, वो समझते भी हैं इन चीज़ों को, लेकिन वो स्टेप नहीं उठा पाते, तो प्रीमियम रेजिडेंसी लेना कितना मुश्किल या कितना आसान है? और क्या बंदे के अंदर वो खूबियाँ होनी चाहिए, कितने पैसे होनी चाहिए, कि पढ़ा लिखा होना चाहिए या उसका बिज़नेस या कोई भी ऐसा एक आम बंदा चाहता है कि मैं प्रीमियम रेजिडेंसी लेना चाहता हूँ, तो क्या वो इसके लिए स्ट्रगल कर सकता है? और कौन से लोग हैं जिनको स्ट्रगल इसके लिए करनी ही नहीं चाहिए, मतलब टाइम ज़ाया, फ़ायदा नहीं होगा उनका? कबीर भाई, ये भी अच्छा सवाल है। जो आम लोगों की अपनी बात की, तो आम लोग इसके पीछे नहीं पड़े तो बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा इसको हासिल करना जो है वो मुश्किल है।
ये 2-3 तरीक़ों से मिलता है। एक तो जो आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की हो, इस्तेमार हो आपका, तो उसके बेस पे, इसके अलावा आपके पास 8 लाख रियाल बड़ा अमाउंट बनता है, वो भी हो। फिर भी बहुत सारी इंक्वायरीज़ होती है, कहाँ से आए, आप क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्या है आपका, तो ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करेंगे फिर जाके आपका अप्रूवल आएगा। इसके अलावा कोई बड़ी डिग्री होल्डर हो आपको और तकरीबन 35,000 प्लस आपकी सैलरी हो रियाल, तो फिर ये आपको हासिल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर कंपनी बना देते हैं, इस्तेमार करते हैं इसके लिए, लेकिन अगर आपका कोई बिज़नेस नहीं है, सिर्फ इसके लिए आप इस्तेमार करते हैं, तो ये रास्ता भी आपके लिए ठीक नहीं है। बाद में मतलब अगर आपके ऊपर इंक्वायरी बैठी वगैरह तो मसले मसाइल ना बने आपके लिए। तो आम बंदे की बस की तो बात नहीं है। जैसे जैसे सऊदीया में कोई कारोबार करता है या फिर मतलब बड़ा डिग्री होल्डर है, तो उनको फिर समझ आता है कि क्या करना है। सफ़ी भाई, अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कबीर भाई।